हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से किया है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी को फिनिश कर चुके हैं, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क को फिनिश कर चुके हैं। लास्ट 2 क्लासेस से मार्केट को पढ़ रहे हैं। मार्केट के लास्ट क्लासेस में हमने 39 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और इनसे आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में जरा भी हेल्प हो रही है, तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे ही ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे वी विल कम विद द ग्रेट लाइव वीडियोस। ओके, तो कल की क्लास में हमने 39 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। विद इन इम्परफेक्ट फैक्टर एंड प्रोडक्ट मार्केट, यानी कि जो फैक्टर मार्केट है वो भी इम्परफेक्ट है और प्रोडक्ट मार्केट जो है वो भी इम्परफेक्ट है। ठीक है, दोनों की दोनों मार्केट आपकी इम्परफेक्ट है और हमको ये बताना है लेबर एक्सप्लॉयटेशन किससे रिप्रेजेंट होता है। देखिए, लेबर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है जब आप लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेबर को एक्सप्लॉइट आप दो कंडीशन में कर सकते हैं। पहला, जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है आप उनको उतना वेज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कि आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जब आप जितना लेबर का प्रोडक्टिविटी है, जितना वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बदले में जब आप उसको उतना वेज रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लॉइटेशन है। सिंपल सी बात है, अगर मेरी प्रोडक्टिविटी 100 रुपीज की है तो आप मुझे 100 रुपीज दीजिए ना, मैं आपसे 110 नहीं मांग रही हूँ। आई एम सेइंग इफ आई हैव द प्रोडक्टिविटी ऑफ 100 रुपीज, प्लीज पे मी 100 रुपीज। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है व्हेन एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, when average revenue productivity is greater than average wage। average revenue productivity क्या है कि जो भी हमारा लेबर है, ठीक है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है, हाउ मच एवरेज रेवेन्यू ए लेबर इज जनरेटिंग। एक लेबर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, एवरेज वेज क्या है, हाउ मच एवरेज वेज यू आर पेइंग। ठीक है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कितना लेबर जो है वो जनरेट कर रहा है और एवरेज वेज जो है आप कितना पे कर रहे हो। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन एवरेज वेज, यानी कि लेबर जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आप उसे जितना वेजेस दे रहे हैं। यानी कि अगर वो रेवेन्यू 120 का कर रहा है तो उसको वेजेस कितने मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं। मैंने एक रफ अप्रोक्सीमेशन बताया है, मैंने सिंपल सी चीज बताई है कि जितना एवरेज रेवेन्यू एक लेबर जनरेट कर रहा है बदले में उसको उतना वेज नहीं मिल रहा है। क्योंकि बदले में उसको उतना वेज नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे आपका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ऑप्शन ए में तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो जहां भी ऑप्शन ए नहीं है वो हटा दीजिए, चारों में ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इससे हमारा कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होता। व्हेन एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी
इज ग्रेटर देन मार्जिनल वेज, ऑप्शन बी। यानी कि एक जो लेबर है वो जितना एवरेज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो ज्यादा है, और हम उसको जो मार्जिनल वेज दे रहे हैं वो कम है। यानी कि हम उसको मार्जिनल वेज कम दे रहे हैं और वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है। हमने वेज कम दिया, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे भी आपको एक्सप्लॉइटेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। हेयर ऑल्सो इट इज द एक्सप्लॉइटेशन विच इज बीइंग डन। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन बी जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। देखिए ऑप्शन ए में ऑप्शन बी नहीं है, ये हट गया। ऑप्शन बी में ऑप्शन बी नहीं है, वो हट गया। ऑप्शन डी में नहीं है। केवल इसी के बेसिस पे हमने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें मिल गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। बट जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम केवल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, हम उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर एक ऑप्शन सही है तो बाकी के 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं। बेसिकली हम बहुत डिटेल्ड स्टडी किसी भी मैटर की करते हैं, तो हम बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनको भी कंसीडर करेंगे। दैट इज व्हेन एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी। जैसे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन होता है, जिस तरीके से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन होता है, उसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बीच का जो रिलेशन है वो ये बताता है। और क्योंकि इन दो रिलेशन में कहीं भी वेज की बात नहीं की गई है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इससे हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेदर इट इज द इंडिकेटर विच टेल्स अस दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, when average revenue productivity is less than marginal wage, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आपकी कम है और मार्जिनल वेज आप उसको ज्यादा पे कर रहे हैं। यानी कि वो जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, उससे कम आप उसको मार्जिनल वेज दे रहे हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, ये देखा जाए तो एक तरीके से फायदा है। मैं जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में उससे ज्यादा मार्जिनल वेज मुझे मिल रहा है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, मार्जिनल वेज इज ग्रेटर देन रेवेन्यू जनरेट, बिकॉज मार्जिनल वेज इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू आई एम जनरेटिंग। तो मेरे लिए तो फायदे की बात है, इट इज नॉट एन एक्सप्लॉइटेशन, और ये एक इनएफिशिएंसी है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हुई, दैट दिस इज इनएफिशिएंसी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव। ये क्या हो गई, एक इनएफिशिएंसी होगी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने फैक्टर मार्केट नहीं पढ़ा है, आपको इम्परफेक्ट फैक्टर मार्केट, परफेक्ट फैक्टर मार्केट नहीं समझ आता है, इवन देन यू आर इन द कंडीशन टू सोल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is the next question. A cartels aims at maximizing individual profit, industry profit, share of output of members, goodwill of the members. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कार्टेल है वो ओलिगोपोली में बनाते हैं। ओलिगोपोली में जो फर्म्स होती हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि हमारे फर्म्स के बीच में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, दे नो दे आर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन द फर्म। तो जो फर्म होती है वो डिसाइड करती है कि एक दूसरे से लड़ने से बेटर है कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, और एक दूसरे के साथ इस तरीके से कोऑपरेट करें कि व्हेन वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, तो हमारा जो है जो जॉइंट प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। फर्म ने डिसाइड किया है कि लड़ने से बेटर है हम एक साथ कोऑपरेट करें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है, जिसको हम जॉइंट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो कार्टेल का जो एम होता है वो इंडिविजुअल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं होता। हालांकि अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए क्या कार्टेल से इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, यस, कार्टेल से इंडिविजुअल जो है प्रॉफिट फर्म का मैक्सिमाइज होता है, क्योंकि हर फर्म अपना वही आउटपुट डिसाइड करती है जिस आउटपुट पे जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो रहा होता है। बट
उसका टारगेट नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका एम नहीं है। कार्टेल का एक ही एम है, इंडस्ट्री प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या शेयर ऑफ आउटपुट ऑफ मेंबर्स को मैक्सिमाइज करना टारगेट होता है? नहीं होता है। गुडविल ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स की गुडविल बढ़ाने के लिए क्या कार्टेल बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं, और जैसे ही हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करें तो कुछ चीजें हमारे माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। पहला, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, लार्ज फर्म्स। दूसरा, नो एंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है आपका, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसमें देखने के लिए मिलती है वो है क्या बेटा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एडवर्टाइजिंग हमें देखने के लिए मिलती है। तो क्या है, फर्म सारी ने नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन करेक्ट। जो लॉन्ग रन होता है उसमें जो फर्म्स होती हैं वो ना तो प्रॉफिट में होती है ना लॉस में होती है, वो अपना नॉर्मल जो है नॉर्मल प्रॉफिट उसको अर्न कर रही होती है। लॉन्ग रन में जो फर्म होती है दे आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, और ये होता है लॉन्ग रन में। और ऐसा क्यों होता है उसका भी मैं रीजन आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम शॉर्ट रन की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो शॉर्ट रन में मान लीजिए किसी भी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी फर्म फ्रीली एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म फ्रीली एग्जिट कर सकती है। तो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट रन में, तो जो फर्म्स हैं वो देखेंगे अरे इस इंडस्ट्री में तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, और बाकी की जो फर्म्स है वो भी एंटर करेंगी इंडस्ट्री में। एंटर करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, एंड अल्टीमेटली जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। सेम कंडीशन जो है वो आपकी अब नॉर्मल लॉसेस के केसेस में भी देखने के लिए मिलती है। अब नॉर्मल लॉसेस से क्या मतलब है कि मान लीजिए जो फर्म है शॉर्ट रन में उनको लॉसेस हो रहे हैं, तो कुछ फर्म्स क्या होंगी, एग्जिट हो जाएंगी इंडस्ट्री से, एंड व्हेन दे विल एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री तो आपकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब कुछ फर्म छोड़कर चली गई हैं। सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, एंड बिकॉज आपका प्राइस बढ़ गया है तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो आप जो पहले लॉस में थे उससे आप अगेन नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दोगे। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्म सारी ने नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। देयर इज नो एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म, ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड हमारा गलत क्यों हो गया? अच्छा सॉरी, ऑप्शन सेकंड भी हमारा सही है क्योंकि हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और ये बात सही है कि लॉन्ग रन में कोई भी एंट्री और एग्जिट नहीं होता है। ठीक है, लॉन्ग रन में जो फर्म्स होती हैं वो एक तरीके से आपकी जो होती है वो स्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में किसी भी फर्म के लिए इंसेंटिव नहीं है टू एंटर द मार्केट एंड एग्जिस्ट द मार्केट। ठीक है, शॉर्ट रन में फर्म एंटर करती है और लॉन्ग रन तक अगेन चीजें स्टेबल हो जाती है और फर्म सारी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। तो दोनों कंडीशन सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एंड हेंस ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर जो है वो हेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो हम मोनोपोली पावर को पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ लर्नर्स इंडेक्स। ठीक है, लर्नर्स इंडेक्स जो है वो दो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला P माइनस MC डिवाइड बाई P, दूसरा हमारा है एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाई एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसमें जो P है वो आपका प्राइस बताता है, MC आपका मार्जिनल कॉस्ट बताता है। ठीक है, MC इज मार्जिनल कॉस्ट, एंड AR आपका क्या है,
एवरेज रेवेन्यू, और MR आपका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, लर्नर इंडेक्स। तो क्या है, AR डिवाइड बाई AR माइनस AR, ये तो उल्टा हो गया। MR डिवाइड बाई AR माइनस MR, ये भी गलत हो गया। AR डिवाइड बाई AR माइनस MR, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके ऊपर आप कितना मार्कअप प्राइस जो है उसको रख सकते हैं, और जो दिस टेल्स अस दैट मार्कअप ऑफ प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर आप जितना भी मार्कअप रखोगे दैट इज गोइंग टू बी द प्रोपोर्शन ऑफ योर प्राइस। यानी कि ये बताता है कि जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास कितने मार्केट पावर है, इट टेल्स अस द डिग्री ऑफ ए मार्केट पावर, ठीक है। और अगर इस इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी तो आपका क्या होगा, ग्रेटर मोनोपोली पावर, ठीक है। अगर इस इंडेक्स की वैल्यू लो होगी, तो लो वैल्यू का क्या मतलब है, लो मोनोपोली पावर, ठीक है बेटा। इतने में कोई कंफ्यूजन, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो लर्नर इंडेक्स होता है अगर उसकी वैल्यू हाई है तो ग्रेटर मोनोपोली पावर है, अगर वैल्यू लो है तो लोअर मोनोपोली पावर है। तो आपसे अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मोनोपोली है, उसका जो लर्नर इंडेक्स है वो लेट्स से 2 है, दूसरे का लर्नर इंडेक्स जो है वो 2.5 है, तो किसकी मोनोपोली पावर ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जो फर्म बी है वो उसकी मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ तो फॉर्मूले के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बता रही हूँ तो हो सकता है उसका आपको ऊपर से फॉर्मूला पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the essential condition of monopolistic competition, monopolistic competition की इसमें से जरूरी कंडीशन क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट जो होता है वो केवल एक मार्केट में बनता है जो कि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट होती है। परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में जितनी भी फर्म्स होती है वो सब एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, डिजाइन, एवरीथिंग, ठीक है। तो सारी फर्म्स क्या होती है, वो एक जैसा प्रोडक्ट बना रही होती है। दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया है कि जो मोनोपोलिस्टिक होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो टूथपेस्ट बना रही है कंपनियां, टूथपेस्ट सभी बना रही है बट हर एक जो ब्रांड है, हर एक जैसे पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, या फिर दंत कांति हो गया, बबूल हो गया, जो उतने भी हैं हर किसी की अपना एक सेपरेट ब्रांड है, हर किसी का एक अपना सेपरेट कस्टमर बेस है। तो इसमें क्या होता है कि क्लोज प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, लेकिन दे आर नॉट द परफेक्ट सब्सटीट्यूट, ठीक है। अगर किसी एक टूथपेस्ट का प्राइस बहुत ज्यादा होगा देन कंज्यूमर विल स्विच टू द अदर प्रोडक्ट, दैट इज ट्रू। बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंज्यूमर जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग। आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपनी ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है कल की क्लास में भी पढ़ा है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो फीचर होता है मोनोपोली का। मैंने बताया था कि जो मोनोपोली होता है उसमें क्योंकि वो एक सिंगल सेलर है, उसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मोनोपोली के पास ये कंडीशन होती है कि मोनोपोली जो है बेटा हमारा वो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, अलग अलग तरीके के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का डिस्कशन हमने किया है। मैनी बायर्स बट वन सेलर, ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं लेकिन एक ही सेलर है, दिस इज द कंडीशन अगेन मोनोपोली, ठीक है। सिंगल सेलर जो कंडीशन होती है वो मोनोपोली की होती है। ये मोनोपोली की कंडीशन है, ये मोनोपोली की कंडीशन है, दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। तो ओनली कंडीशन विच इज रेलेवेंट फॉर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ कुर्नोट मॉडल इज, कुर्नोट मॉडल जो है वो क्या बताता है, वो हमको मैंने कल की क्लास में भी बताया था, वो बताता है साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग। साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है, साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग कि जब भी आप ये डिसाइड करते हैं कि
मेरे को अपना कोई आउटपुट डिसाइड करना है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका आउटपुट जो है फिक्स्ड है, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि लॉजिकल एक्सटेंशन क्या है। देखिए, सबसे पहले बर्टांड मॉडल। क्या बर्टांड मॉडल लॉजिकल एक्सटेंशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कुरनॉट का मॉडल है उसमें हम आउटपुट डिसाइड कर रहे हैं, जो फर्म है वो आउटपुट डिसाइड कर रही है, ठीक है, आउटपुट को फिक्स कर रही है। लेकिन जो बर्टांड मॉडल होता है उसमें जो फर्म होती है वो प्राइस को डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है फर्म? प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी स्टेकलबर्ग मॉडल, हाँ, इसमें भी जो फर्म है वो आउटपुट को डिसाइड करती है, तो ये हो सकता है। इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे डालते हैं। स्विजी मॉडल, स्विजी ने, मैंने आपको बताया था, पॉल स्विजी ने किंग डिमांड कर्व का मॉडल दिया था। और जब उन्होंने किंग डिमांड कर्व की बात की थी बेटा, तो उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली थी कि वी आर डीलिंग विद द प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। वो किस चीज की बात कर रहे थे? प्राइस रिजिडिटी की बात कर रहे थे। यानी कि देखा जाए तो वो भी आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कट गया। अब स्टेकलबर्ग मॉडल क्या एक्सटेंशन हो सकता है कुरनॉट मॉडल का? थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यस बिल्कुल हो सकता है। पहली बात तो दोनों ही मॉडल में जो फर्म्स है वो आउटपुट डिसाइड कर रही हैं, कुरनॉट में भी आउटपुट डिसाइड कर रहे हैं और आप स्टेकलबर्ग मॉडल में भी आउटपुट जो है उसको डिसाइड करते हैं। तो दिस इज द लॉजिकल एक्सटेंशन। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कुरनॉट मॉडल में जो आप यू नो साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप अपना आउटपुट डिसाइड करते हैं, अदर फर्म के आउटपुट को फिक्स मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, देन अदर फर्म्स का जो है रिएक्शन आता है आपके आउटपुट डिसीजन पे। लेकिन जो स्टेकलबर्ग मॉडल होता है उसमें क्या होता है? एक लीडर फर्म होती है और एक एक लीडर फर्म है और एक फॉलोअर फर्म है। लीडर फर्म पहले डिसाइड करती है और जो फॉलोअर फर्म है वो बाद में अपने आउटपुट से रिगार्डिंग डिसीजन लेती है। तो बेसिकली दिस कैन बी द logical extension of the Cournot model. Hence, option B is the correct answer. ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under discriminating monopoly, if the elasticity of demand in market 1 is 2, elasticity of demand in market 1 is 2 and in market second elasticity of demand is 1, elasticity is absolute terms में दी गई है, then the price behavior of monopolist। कल के क्लास में भी बताया था कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें जो प्रोड्यूसर होता है मार्केट को दो पार्ट में सेगमेंट कर देता है, ठीक है। पहला उसमें सेगमेंट करता है जहां पे आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हाई होती है, हाई इलास्टिसिटी, और हाई इलास्टिसिटी उसमें वो प्राइस क्या करता है? कम चार्ज करता है। प्राइस क्या होते हैं? लेस। और दूसरा जो सेगमेंटेशन होता है उस मार्केट में जो इलास्टिसिटी होती है वो लो इलास्टिसिटी होती है, एंड बिकॉज लो इलास्टिसिटी है तो आप उसमें जो प्राइस चार्ज करते हैं वो ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है मार्केट 1 में, और 1 में सेकंड जो हमारी मार्केट है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। तो इसकी इलास्टिसिटी कम है, यानी कि मार्केट सेकंड का जो प्राइस है वो ज्यादा होगा, इज मोर देन मार्केट फर्स्ट प्राइस। अब देखो कौन से ऑप्शन में फिट बैठता है। टू चार्ज अ हायर प्राइस इन मार्केट 1, नहीं, मार्केट 1 की तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है बेटा। टू चार्ज अ हायर प्राइस इन मार्केट सेकंड, करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आ गया। सेम प्राइस इन बोथ मार्केट नहीं कर सकते हैं, अगर इलास्टिसिटी डिफरेंट है तो सेम प्राइस क्यों चार्ज करेगा? इन मार्केट 1 चार्ज डबल द, नहीं, जस्ट बिकॉज इलास्टिसिटी एक दूसरे की डबल है। इलास्टिसिटी जो हमारी मार्केट 1 में है वो 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट 1 जो है वो 2 है, और इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट 1 हमारी 1 है, इलास्टिसिटी जो है वो ट्वाइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम प्राइस है उसको डबल चार्ज करेंगे। ये जो ऑप्शन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। दिस इज द ट्रिक, इससे आपको वो लोग कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, एंड हेंस आई वुड लाइक टू से कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको ऑप्शंस में दो ऑपोजिट आंसर्स दिए हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उनमें से किसी एक के ठीक होने की। हेंस ये देखिए, ये दोनों ऑपोजिट है
और इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द next question. This is the next question. In the long period and in perfect competition, a firm's only normal profit. Correct. जो लॉन्ग रन होता है और जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो फर्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। लॉन्ग रन में ना तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है और ना ही आपको लॉसेस होते हैं। ओनली यू विल बी अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन दिया, देयर आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन द सिस्टम। ये रीजन गलत दिया हुआ है। जो फर्म्स होती हैं वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट इसीलिए अर्न करती हैं, दे अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स बिकॉज देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड exit. Because there is freedom of entry and exit, that is why they are able to earn only normal profit in the long run. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारा अजर्शन ठीक है, रीजन सही नहीं है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि हमारा अजर्शन ठीक है और रीजन ठीक नहीं है। ढूंढिए कहां पर है ये ऑप्शन। बहुत अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यहीं पे गलत हो गया। बहुत अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यहीं पे गलत हो गया। अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप इतने में कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ए कार्टेल। कार्टेल के लिए कौन सी जो सिचुएशन है वो सच होती है। पहला, इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द इंडिविजुअल्स फर्म प्रॉफिट। देखिए, जो फर्म होती है उसमें जो इंडिविजुअल फर्म होती है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो वन ठीक हो गया। इट डिसाइड्स द टोटल आउटपुट इन द इंडस्ट्री टू विच कार्टेल रिप्रेजेंट। करेक्ट, जब हम कार्टेल बनाते हैं तो हम जॉइंट आउटपुट और प्राइस वाला डिसीजन लेते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको कितना आउटपुट जॉइंटली इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करना है और मार्केट में लेके आना है, और हम जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका कोटा अलोकेट करते हैं जिससे कि हम मार्केट सप्लाई को रेगुलेट कर सके प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन थर्ड क्या है, इट डज नॉट फिक्स द प्राइस एट विच मेंबर सेल देयर आउटपुट। ये भी सही, मतलब ये थोड़ा न्यूआंस्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली तो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, प्राइस फिक्स तो आप नहीं कर रहे हो, दैट इज द करेक्ट। आपका बेसिकली होता है कि आपको आउटपुट सेट करना है और उस आउटपुट पे जो भी प्राइस आपका निकल के आएगा एंड यू विल मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू, दैट इज द करेक्ट पॉइंट। बट यू नो, कुछ कार्टेल्स ऐसे होते हैं जो प्राइस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली आउटपुट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है कि आप प्राइस सेट नहीं करते हो, आप आउटपुट सेट करते हो बेसिकली। तो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल आर ट्रू, हेंस ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एंट्री प्रिवेंशन मॉडल ऑफ बेन, बेन ने कौन सा दिया है? बेन ने थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग दी है, थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग। ठीक है, फर्म्स चार्ज प्रीमियम ओवर लॉन्ग पीरियड कॉम्पिटिटिव प्राइस, शॉर्ट पीरियड कॉम्पिटिटिव प्राइस, लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट पीरियड कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं होगा, लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट नहीं होगा, इट इज ऑप्शन ए लॉन्ग पीरियड कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब आप ना इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। जो बेन एंट्री प्रिवेंशन फर्म है वो ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जो इनकम्बेंट फर्म है, इनकम्बेंट फर्म मतलब जो कि एग्जिस्टिंग है, जो फिलहाल मार्केट को रूल कर रही है, वो फर्म प्राइस को सेट करेंगी अबव द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, क्यों सेट करेंगी? ताकि जो पोटेंशियल एंट्रेंट्स है, यानी कि जो एक इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे हैं, वो डर जाए। ठीक है, क्योंकि जो गोल है वो हमारा है कि हम एक ऐसा प्राइसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे कि जो पोटेंशियल एंट्रेंट है या फिर जो आपके इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे हैं, उनको लगेगा कि मार्केट तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। ठीक है, मार्केट प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो हायर प्रॉफिट को हायर प्राइसेस को सस्टेन कर सकती है, और अगर नई फर्म एंटर करेगी तो वो अपने प्राइस को बढ़ा देगी, रिटेलिएट करेगी। तो जो पुरानी फर्म है वो तो हाई प्राइस को सस्टेन कर जाएगी, लेकिन जो नई फर्म है, जो नई फर्म आई है, वो हाई प्राइसेस को सस्टेन नहीं कर पाएगी।
ठीक है। इसीलिए जो फर्म है वो अपना जो लॉन्ग रन में जो लॉन्ग पीरियड का कॉम्पिटेटिव प्राइस है उसके ऊपर एक प्रीमियम डिसाइड करती है, ताकि मार्केट में जो एंट्री है वो लेस अट्रैक्टिव हो सके और ज्यादा से ज्यादा फर्म्स जो है वो मार्केट में एंटर करना ना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मार्केट इज सेड टू बी इकोनॉमिकली एफिशिएंट इफ इट मैक्सिमाइज। देखिए, जब हम इकोनॉमिकली एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी से मेरा मतलब क्या है? एफिशिएंसी से मेरा मतलब होता है कि मैं अपना रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करता हूं कि वो जो बेनिफिट है सोसाइटी का वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आई विल अलोकेट माई रिसोर्सेस ताकि जो नेट बेनिफिट है सोसाइटी का, नेट बेनिफिट टू सोसाइटी, वो मेरा मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, नाउ बिकॉज दिस इज गोइंग मैक्सिमाइज नेट बेनिफिट टू सोसाइटी, इसका मतलब ये है, एफिशिएंसी के जो आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी और आपको पता भी होगा, दैट यू कैन नॉट मेक बेटर वन विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। ठीक है, यानी कि नो गेन कैन बी मेड विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। यानी कि आप किसी का गेन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप किसी का वर्स ऑफ ना करें, किसी को बेकार ना करें। दैट इज वाई जब ऐसी कंडीशन होती है तो बोला जाता है इकोनॉमी एफिशिएंटली वर्क करती है। अब हमने बात किया कि नेट बेनिफिट जो सोसाइटी को है वो बढ़े, तो सोसाइटी में दो तरह के प्राणी हैं, पहले है कंज्यूमर और दूसरे हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ाने पे फोकस करते हैं और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर सरप्लस को बढ़ाने पे फोकस करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस से क्या मतलब है? कंज्यूमर सरप्लस से बेटा मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आप जितना पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेट्स से किसी भी एक गुड का आप 100 रुपए पे करना चाहते हैं, दैट इज योर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। आप इस गुड का किसी से 100 रुपए से ज्यादा किसी भी कीमत में पे नहीं करेंगे। दिस इज योर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे और इसी को हम रिजर्वेशन प्राइस भी बोलते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में गए, एक्चुअल में आपने केवल 70 रुपए पे किया, तो आप 100 पे करना चाह रहे थे लेकिन आपने 70 पे किया, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? जितना आप पे करना चाहते थे, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे, 30। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा ये बताता है कि प्रोड्यूसर मिनिमम कितने प्राइस पे अपने गुड को बेच देंगे एंड व्हाट दे एक्चुअली रिसीव। तो अगेन मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर है उसने डिसाइड किया कि मैं 50 रुपए में प्रोडक्ट को बेच दूंगा, बट एक्चुअल में वो कितने का बिक गया? 80 का। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितने का हो गया? 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों ही हमारे एक एजेंट है, दोनों ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज होगी जहां पे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों मैक्सिमम हो रहे हो। ठीक है, केवल कंज्यूमर सरप्लस को मैक्सिमाइज नहीं करना है, केवल प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमाइज नहीं करना है, जहां पे दोनों को मैक्सिमाइज हो रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिकली efficient. I hope this is clear to you. Next question. Consider the following: oligopolistic market structure, economies of scale of the above. Which are the essential feature of Rosenstein-Rodin approach to development? वैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बट ठीक है कर देते हैं। रोजेस्टेन रोडन जो है उन्होंने डेवलपमेंट थ्योरी दी थी विच इज नोन एज द बिग पुश थ्योरी। ठीक है, और उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई एक इकोनॉमी है विच इज अंडर प्रिविलेज्ड, विच इज अंडर डेवलप्ड, तो उसमें अगर हमको डेवलपमेंट लेके आना है तो हमको लार्ज स्केल पुश करना पड़ेगा, हमको लार्ज स्केल जो है वो एफर्ट डालने पड़ेंगे ताकि जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो सके। यानी कि हमको बहुत सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि नेसेसरी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है वो क्रिएट हो सके और हमारी जो ग्रोथ है वो आगे
बढ़ सके, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट है बिग पुश थ्योरी, उसमें ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसे? ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर के लिए वो कहते हैं कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो जनरली ऐसी सिचुएशन को फेस करती हैं जहां पे बहुत लार्ज फर्म, मतलब बहुत कम फर्म होती हैं, यानी कि 3-4 फर्म जो होती हैं वो पूरी की इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करती हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि वो की इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करती हैं तो इस मार्केट स्ट्रक्चर से हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि आपको लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिलता है और आपकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। इसी तरीके से उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया था। उन्होंने बोला था कि जो कॉस्ट एडवांटेजेस है जो हमको मिलते हैं जब हम किसी भी गुड को बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स जो कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फेस करना पड़ता है। इन्होंने ये भी बोला था कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमको इनिशियल लेवल पे नहीं मिलेंगे तो जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं करेंगे और जो इकोनॉमी है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कभी भी किक इन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the next question. A firm in monopolistic competition advertises in order to, जो firm है, नहीं ये next question नहीं है, this is the next question. Which of the following is not true for perfect competition? perfect competition के लिए क्या true नहीं है? Price is equal to long run average cost, ये तो सही बात है कि जो perfect competition होता है, perfect competition में हमारा जो long run में price होता है that is equal to long run average कॉस्ट, ये ट्रू है क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म्स जो होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्राइस इक्वल होता है मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो दिस इज करेक्ट। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ऑप्शन ए तो भाई है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया इसमें से फीचर कौन सा नहीं है। मार्केट डिमांड कर फॉर कमोडिटीज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये वाला जो ऑप्शन है ये फीचर नहीं है परफेक्ट कंपटीशन का। क्यों? देखिए बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्योंकि हम ना पढ़ते आ रहे हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी, ठीक है। और हम देखते आ रहे हैं कि जो फर्म है ना उनका इस तरीके से आपको डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपको देखने के लिए मिलता है। ये हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। बट जो बच्चे होते हैं ना वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फर्म है, करेक्ट, कि जो फर्म है वो उसका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, उसका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज द फर्म्स डिमांड कर्व। लेकिन जो मार्केट का डिमांड कर्व होता है ना, इवन इन द परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट का डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द फर्म्स एंड द मार्केट डिमांड कर्व, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परफेक्ट कंपटीशन में अगर मार्केट डिमांड कर्व की बात होती है तो मार्केट डिमांड कर्व बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। अगर उसमें आपके फर्म के डिमांड कर्व की बात होती है तो दैट इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। तो दिस इज रॉन्ग। मार्केट डिमांड कर्व is not going to be the horizontal to x axis, it is going to be the downward sloping demand curve, ठीक है। फॉर्म्स आर नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट, ये सिचुएशन भी करेक्ट है। जो लॉन्ग रन में फॉर्म होती है वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है। इन द लॉन्ग रन फॉर्म्स ऑपरेट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, अगेन जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइजिंग, जो फर्म होती है वो एडवर्टाइज क्यों करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? मैंने आपको बताया क्योंकि वो अपनी कस्टमर्स को बताती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों के प्रोडक्ट से बेटर है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों के प्रोडक्ट से अलग है, इट इज बेटर देन द अदर, एंड दैट इज वाई जो कस्टमर्स होते हैं वो एक ब्रांड लॉयल्टी शो करते हैं, ठीक है। अब ब्रांड लॉयल्टी को बनाने के लिए यानी कि अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी यूनिकनेस को बताने के लिए एडवर्टाइज करते हैं,
अब ऑप्शन को देखते हैं। टू मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कॉम्पिटिटर, कितना स्टूपिड ऑप्शन है, ऐसा कभी होता है क्या? मैं क्यों बताऊंगी कि मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर जैसा है? मैं तो ये बताऊंगी ना कि मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटर तो मेरे आसपास भी नहीं है, तो बहुत स्टूपिड है। शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द लेफ्ट। देखिए, डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब पता है क्या होता है? डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि, आप बताइए, डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। मैंने बताया था ना, शिफ्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, एक राइट वर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है बेटा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इसीलिए होता है जब हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। तो कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट इसीलिए कर रही है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए? कितना स्टूपिड सा सवाल है। नहीं, सब एडवर्टाइज इसीलिए कर रहे हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए। तो ऑप्शन बी भी नहीं है, ठीक है। क्या ऑप्शन डी है, रिड्यूस द इंडस्ट्री प्राइस? प्राइस को कम करने के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेक द डिमांड इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक। यस, लेस प्राइस इलास्टिक से क्या मतलब है कि अगर मेरा प्रोडक्ट में यूनिकनेस होगी, मेरा एक लॉयल कस्टमर बेस होगा, मेरे ब्रांड पे के लिए कस्टमर लॉयल होंगे, देयर विल बी ब्रांड लॉयल्टी। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन भी होता है, अगर प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है, तो जो कंज्यूमर है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्राइस है, हमारी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी। इफ द गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, और जब गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया above the market clearing price P note, then the deadweight loss is represented by। देखिए, जब तक मार्केट फ्रीली वर्क कर रही होती है, डिमांड सप्लाई आपस में एक दूसरे को इक्वल करते हैं और हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी मिल जाता है, तब तक इकोनॉमी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बट जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, वो या तो प्राइस फ्लोर सेट करती है या फिर मिनिमम प्राइस सीलिंग लगाती है। दोनों ही कंडीशन में इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी जनरेट होती है। इनएफिशिएंसी जनरेट होती है यानी कि डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या होता है? डेड वेट लॉस वो लॉस होता है जो कि किसी का भी गेन नहीं बन पाता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मेरे पर्स में से 100 रुपए गिरे और वो पैसे आपको मिल गए, तो दैट इज नॉट एन ओवरऑल लॉस टू द इकोनॉमी। मेरा तो लॉस हुआ बट आपको तो गेन हो गया ना, आपको तो प्रॉफिट हो गया ना, दैट इज वाई, ठीक है। लेकिन मेरे 100 रुपए समुद्र में गिर जाए और वो किसी को भी ना मिले, तो वो तो एक ऐसा लॉस हो गया ना विच इज द लॉस टू द ओवरऑल इकोनॉमी। तो वो क्या हो गया? हमारा डेड वेट लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में जब गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया, प्राइस, तो हमें दो तरीके की इनएफिशिएंसी देखने के लिए मिली। एक तो ये ABE, दिस इज द वन एफिशिएंसी, और इतना लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम पी नॉट पे डील कर रहे थे तो पी नॉट पे हम इतना आउटपुट बना रहे थे, बट बिकॉज ऑफ P1 हमारा आउटपुट कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया? इतना रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब हम कहाँ डील कर रहे हैं? ए पर डील कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा BCE, तो हमारे कितने डेड वेट लॉस हुआ? एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BCE, एंड दिस इज ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। और ये क्यों आया? क्योंकि जब हमने प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट कर दिया, तो प्राइस जब हमने सेट किया तो हमारा आउटपुट जो है वो ऑलरेडी कम हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Which of the following features belongs to Cournot model of duopoly? It yields determinate and stable equilibrium for the duopolies. That is the correct answer. जो हमारा कार्टेल हमारा कुर्नोट का मॉडल होता है, हर फर्म जो होती है वो अपने आउटपुट लेवल को चूज करती है बाय अज्यूमिंग द आउटपुट ऑफ अदर अमाउंट इज फिक्स्ड, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, क्योंकि अगर दूसरे का आउटपुट फिक्स्ड है तो मैंने उसी के हिसाब से अपना आउटपुट भी डिसाइड कर लिया। इसकी वजह से जो हमारा स्टेबल है और जो डिटर्मिनेंट इक्विलिब्रियम है वो हमको देखने के लिए मिलता है जब दोनों की फर्म्स क्या होते हैं वो बैलेंस होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा
करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जिसमें नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। इट इज एन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेस इक्विलिब्रियम, करेक्ट। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो कुर्नोट का मॉडल होता है वो करेक्टली नेश इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। जो कुर्नोट मॉडल होता है वो ये बताता है कि हर फर्म का जो डिसीजन होता है वो बेस्ट रिस्पॉन्स है अदर फर्म्स के डिसीजन के लिए, और कोई भी फर्म अपने आउटपुट को इम्प्रूव नहीं कर सकती, अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती केवल अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके। तो ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन जी जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। ऑप्शन सी पढ़िए, पढ़िए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज इफ द डिओपोलिस्ट कंबाइन टू फॉर्म ए मोनोपोली, यानी कि जो दो फर्म थी उन्होंने मिलकर अगर मोनोपोली बनाई, द प्राइस चार्ज, दिस इज नॉट चेंज, द प्राइस चार्ज बाय देम विल बी लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट देयर कंबाइनिंग टुगेदर, नहीं, दिस इज रॉन्ग। अगर जो हमारी कुर्नोट या कुर्नोट मॉडल क्या कहता है कि अगर हमारी दो फर्म है, अगर वो दो फर्म आपस में ज्वाइन करके मोनोपोली बनाती हैं, यानी कि जो दो फर्म हैं अगर वो ज्वाइन करके एक सिंगल फर्म बनाएंगी तो उनका टारगेट होगा अपने ज्वाइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी कि जो प्राइस होंगे वो हायर होंगे एंड इट विल नॉट बी लोअर देन द कुर्नोट इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन सी सही नहीं है, केवल ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो गया, ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द शॉर्ट रन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों के लिए लॉन्ग रन में सही रहती है। प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, यस। जो लॉन्ग रन होता है, जो शॉर्ट रन होता है उसमें प्राइस जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है इन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली कंपटीशन इन बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of poly model consider the following statement, not equilibrium is a Nash equilibrium, correct। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। स्टेकल इक्विलिब्रियम इज ए नैश इक्विलिब्रियम, स्टेकल इक्विलिब्रियम क्या नैश इक्विलिब्रियम होता है, बिल्कुल होता है, स्टेकल इक्विलिब्रियम भी आपका नैश इक्विलिब्रियम होता है। और स्टेकल इक्विलिब्रियम क्यों होता है नैश इक्विलिब्रियम, आप बताइए। मैंने आपको इतनी बार ये सारी चीजें पढ़ा दी, इतनी बार पढ़ा दी, मुझे लगता है मुझे ज्यादा पढ़ाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेकल वर्क जो मॉडल होता है उसमें भी वही सारी कंडीशन होती है जो एक गेम थ्योरी में नैश इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते टाइम होती है, यानी कि पहले जो है एक जो लीडर है वो अपने आउटपुट को डिसाइड करता है, फिर जो बाकी की फॉर्म्स है, जो फॉलोअर फॉर्म्स है वो उस पर रिएक्ट करती है। जो रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम होता है वहां पे जो कोई भी फर्म है दोनों में से, दे कैन नॉट इम्प्रूव गिवन द अदर फर्म्स डिसीजन, अगर कोई भी सिंगल हैंडेडली अपने डिसीजंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है अपने ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं। हेंस ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following adjustment in the adjustment diagram, the government should fix the price at which of the following points to make monopoly result in a socially optimal outcome। देखिए जब कोई भी मोनोपोली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है तो उस केस में जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन जब वो सोशली आउटकम के लिए बात करती है, यानी कि सोशली ऑप्टिमम जो आउटकम होता है जब वो उसके लिए वर्क करती है, तो सोशली ऑप्टिमम में हमको क्या करना होता है कि सोशल एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा जहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राइस होता है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारी लॉन्ग रन की भी ये हमारी परफेक्ट कंपटीशन की भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, यानी कि जब हम प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इस कंडीशन पे डील कर रहे होंगे तो जो हमारा आउटकम होगा वो हमारा सोशली ऑप्टिमम आउटकम होगा, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इस फिगर में हमको ढूंढना है ना कि इस फिगर में क्या है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है एट पॉइंट बी, एट बी क्या है बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि सोशली ऑप्टिमम पॉइंट हमको कहां पे मिलेगा,
तो आप बताइए सोशली ऑप्टिमम पॉइंट जो मैंने अभी इसकी कंडीशन बताई है उसके हिसाब से कहाँ पे मिलेगा। दिस इज सोशल ऑप्टिमम पॉइंट। इस पे जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कर्व, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ये हमारा किस पे हो रहा है, पॉइंट सी पे हो रहा है। तो एट पॉइंट सी हेंस ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन 58 हो गया। 59, if the producer pays the price for each of the input that is used is equal to its value of marginal product, यानी कि अगर आप हर इनपुट का पे कर रहे हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना वो इनपुट दे रहे हैं उतना ही आप वैल्यू को उसको पे कर दे रहे हैं, तो यानी कि आप परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती हैं वो हमेशा जीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक चीज पहचाननी है कि इफ वी आर पेइंग इक्वल वैल्यू टू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम परफेक्ट कंपटीशन में डील कर रहे हैं और परफेक्ट कंपटीशन में आपको जीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Assertion: in an oligopolistic market there is a price rigidity. Correct. ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट जो होती है उसमें आपको प्राइस रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है, जहां पे जो फर्म्स होती हैं वो अपने प्राइस को चेंज नहीं करना चाहती हैं, चाहे डिमांड और कॉस्ट की कंडीशन में भी चेंज होता है, बट दे आर नॉट विलिंग टू चेंज द प्राइस, क्योंकि जो फर्म्स होती हैं वो इंटरडिपेंडेंस होती है। प्राइस को चेंज करने से प्राइस वॉर की सिचुएशन भी कई बार आपको देखने के लिए मिलती है। तो अजर्शन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। रीजन: राइवल फर्म मैच प्राइस डिक्रीज बट नो प्राइसिंग। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो राइवल फर्म होंगी वो क्या करती है कि अगर आपने प्राइस को कम किया तो वो भी प्राइस कम कर देंगी, कहीं आपका जो उनका जो कस्टमर बेस है वो आपके पास ना जाए। लेकिन अगर आपने प्राइस बढ़ाया, ठीक है, तो वो प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसी वजह से जो फर्म्स होती हैं वो जनरली प्राइस को चेंज ही नहीं करना चाहती हैं इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। यानी कि अजर्शन एंड रीजन भी ठीक है एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोनोपोलिस्टिक फेसिस से लीनियर डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, P इज इक्वल टू 100 माइनस 4। कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 प्लस 20 क्यू। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर दिस मोनोपोलिस्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आप निकालिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पे होता है, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए और उसको इक्वल कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइस हमको गिवन है 100 माइनस 4 क्यू, ये डिमांड फंक्शन है। इससे टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 माइनस 4 क्यू इंटू क्यू। तो क्या हो गया, 100 क्यू माइनस 4 क्यू स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो डेरिवेट कर दीजिए, 100 माइनस 4 क्यू स्क्वायर का क्या हो गया, 8 क्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया, 100 माइनस 8 क्यू। टोटल कॉस्ट क्या है, ये है। मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, कैसे निकालेंगे, डेरिवेट करेंगे टोटल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, रखिए 100 माइनस 8 क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 8 क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 100 माइनस 8 क्यू इज इक्वल टू माइनस 80 क्यू इज इक्वल टू 10। तो जब आपका आउटपुट जो है, जब आप 10 को आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो रहा होगा, और ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इसी के साथ में। ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन को करेंगे, कल की क्लास में भी हम मार्केट को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ में आ रहे हैं। मेरे जो है लेक्चर्स हैं ये आपको नेट में हेल्प कर रहे हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे, आप ये जितना भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ अगर आप इनको करके जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत इजीली, बहुत स्मूथली नेट को क्लियर कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक इट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके जा सके। जितने अच्छे सब्सक्राइबर होंगे उतना ही अच्छा कंटेंट होगा और उतनी ही जल्दी हम लाइव क्लास को लेकर आने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।